ऑन है कैमरा, देखो ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फर्स्ट क्लास। चलिए तो यहाँ से आज शुरुआत हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या हो गए बेटा, पहुँच गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो Vg बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ, Vp प्लस के डी Vp बाई डी के। छाप दीजिए, इसको डब्बे में कर दीजिए। और यही क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Vp एंड Vg। देखिए शुरुआत हमने यहाँ से की थी, Vp बराबर किसके था, ओमेगा बाई के। टॉपिक क्या था, Vp और Vg में रिलेशन डिफ्रेंशिएट किया के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला, के स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगा करके के स्क्वायर के डी ओमेगा बाई डी टी माइनस डी ओमेगा बाई डी के माइनस ओमेगा इंटू 1। एक के को इधर भेज दिया, एक के को रोका, के से के कैंसिल हो गया, डी ओमेगा बाई डी के, जो कि ये बचा था ओमेगा बाई के, इसको Vg माइनस Vp कर दिया, के डी Vp बाई डी के, रो। ओके, चलो तो Vg बराबर किससे इक्वल हो गया बेटा, Vp प्लस के डी Vp बाई डी के। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए दिस इज द, इसके आगे लिखिए दिस इज द बचपन का प्यार। लिखिए दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन Vp एंड Vg। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन Vp एंड Vg। Vp और Vg के बीच का बेटा क्या है, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, चलिए इन टर्म्स ऑफ k, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, k है, मतलब k के टर्म्स में रिलेशन बेटा क्या है हमारा, ये है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या, लैम्डा के टर्म निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको मॉडिफाई करते हैं, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। आसान है कि नहीं, बोलो बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए सिंस k इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा के। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी के बराबर किसके इक्वल हो गया, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा के। छाप दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलिए इसको कुछ इक्वेशन 1 बना दो और इसको कंबाइंड इक्वेशन 2 बना दीजिएगा। और लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए, Vg किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, बताओ, Vp प्लस k की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, और कितना आ जाएगा बताइए, डी Vp तो अपनी जगह है ना, और क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, और कितना बेटा, डी लैम्डा। ठीक है ना, तो लैम्डा स्क्वायर, तो के 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या मिला बेटा, क्या मिला बताइए, क्या मिला आप लोगों को, क्या मिला, क्या मिला बाबू, क्या मिला बेटा बताओ, हमको मिल गया, क्या मिल गया, Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा, है ना, डी Vp अपॉन डी लैम्डा। छाप दीजिए और लिखिए दिस इज, ये मिलेगा ना, देख लीजिए भाई, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर चला गया, माइनस। ठीक है, लिखिए दिस इज, अच्छा छाप लो, पहले छाप लीजिए, लिखिए दिस इज अनदर रिलेशनशिप बिटवीन, आइए देखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है। दिस इज अनदर रिलेशनशिप बिटवीन Vp एंड Vg,
VP and VG in terms of lambda, in terms of lambda. This is another relationship between VP and VG in terms of lambda. ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए आइए अब ज़रा दो केस बनाते, लिखिए देर आर टू केसेस, देर आर टू केसेस, देर आर टू केसेस, देर आर टू केसेस, देर आर टू केसेस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, देर आर टू केसेस, केस फर्स्ट, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट बेटा क्या है, यहाँ पे केस फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा आप, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। किसके लिए बात हो रही है बेटा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। किसके लिए बात हो रही है बेटा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है ना। अब देखिए दो तरह का मीडियम होता है, एक डिस्पर्सिव होता है, एक नॉन डिस्पर्सिव होता है। दोनों की क्या खासियत होती है। जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, या ऐसे समझो, जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है उसमें जो वीपी होता है ना, जो वीपी होता है ना, वो फंक्शन ऑफ लैम्डा होता है डिस्पर्सिव मीडियम में। डिस्पर्सिव मीडियम में वीपी क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ लैम्डा होता है। मतलब जो फेज वेलोसिटी होती है वो लैम्डा पे क्या करती है, डिपेंड करती है। पर जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है उसमें फेज वेलोसिटी लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है ना। तो हम लोग पहला कौन सा केस है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का। अब आप ये बताइए, अगर फेज वेलोसिटी लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा डी वी पी बाई डी लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। और डी वी पी बाई डी लैम्डा अगर आप जीरो रख देंगे तो वी जी बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, वी पी के। मतलब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों क्या होती है, बराबर। ठीक है, लिखिए एक लाइन, लिखिए हियर, हियर या इन दिस मीडियम, 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 इन दिस मीडियम VP is independent to lambda। VP बोले तो फेज वेलोसिटी, VP is independent to lambda, VP is independent to lambda, that is dVP by d lambda is equal to क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। और नहीं पढ़ेंगे आप तो एग्जाम में क्या आएगा, जीरो। और रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो। उसके बाद घर में क्या आएगा, चप्पल, जूता, झाड़ू, है कि नहीं। चलिए इक्वेशन कितना बना देंगे इसको, 3। चलिए हो गया भैया, लिखिए देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट, देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 से क्या मिल जाएगा बेटा बताओ, इक्वेशन 3 से हमको मिल जाएगा Vg बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, Vp के। Vg बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, Vp के। Vg बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, Vp के। ओके ओके, चलिए केस सेकेंड लिखिए, केस सेकेंड लिखिए, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, लिखिए हियर इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम VP depends on lambda, VP depends on lambda, VP depends on lambda, that is इस मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा,
डी वी पी बाई डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, डिपेंड करेगा तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कि या तो डी वी पी बाई डी लैम्डा पॉजिटिव हो जाए या तो डी वी पी बाई डी लैम्डा नेगेटिव हो जाए। तो अगर डी वी पी बाई डी लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा तो वीपी में से कुछ घटा रहे हैं आप, तब वीजी मिल रहा है, मतलब वीपी किससे बड़ा होगा, वीजी से। और अगर डी वीपी बाई डी लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब वीपी में कुछ जोड़ रहे हैं तब वीजी मिल रहा है, मतलब वीपी क्या हो जाएगा, लेस देन वीजी के। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर डिस्पर्सिव मीडियम है तो इसमें बेटा दो केस पॉसिबल है, क्या कि या तो वीपी हमारा वीजी से बड़ा होगा या वीपी हमारा वीजी से छोटा होगा। बात समझ आ रहा है? चले लिखिए, लिखिए दैट इज लिखा, दैट इज डी वी बाई डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, लिखा ना भैया, लिखा ना। फिर लिखिए, लिखिए हियर we have two possibilities, here we have two possibilities, here we have two possibilities, ठीक है। कौन कौन दो पॉसिबिलिटीज होंगे बेटा, आइदर, अब हिंदी मीडियम का लड़का है तो बोलेगा आइदर, और इंग्लिश मीडियम का तो बोलेगा आइदर, either Vg is greater than Vp और इंग्लिश मीडियम वाले मुंह में सुपारी रख के बोलते हैं, और Vg less than Vp। ओके ओके, गॉट इट, छापो इट हो गया हीरो लोग। चलिए बंद कर दें डब्बे में और निकल के भाग जाएगा, तब क्या होगा, सर, फेल हो जाएंगे और क्या होगा। अब तक तो कोरोना बुआ ने इज्जत बचा ली थी, अब फिर आएगी बुआ, हाँ नालायक, यही मनाओ। अरे बोलो अपने ससुराल में हैं, आने की ज़रूरत नहीं है बुआ को, अपना घर परिवार संभाल लें। चलिए Vg बराबर Vp के और Vg ग्रेटर देन Vp और Vg लेस देन Vp, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये टॉपिक क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया है ना। अब मेरी बात ध्यान समझिए, इसमें अब कुछ ज़्यादा पढ़ाने जैसा है सच नहीं है, ठीक है ना। कुछ छोटे टॉपिक इसमें और बचे होंगे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव है थोड़ा सा, और आपका एक टॉपिक है कि कॉम्पटन इफेक्ट फोटो फिल्म क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली बहुत डिफरेंस नहीं होता है, एक कंपैरिजन टाइप का हम बता देंगे, उसमें डिफरेंस भी होगा, सिमिलैरिटी भी होगा, ठीक है ना। एक दो टाइप का न्यूमेरिकल आता है, या एक दो टाइप के सवाल ऐसे बनते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, या डेली लाइफ में कॉम्पटन इफेक्ट देखने को क्यों नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग से सवाल है जो कभी कभी पूछे गए हैं, पर पूछे गए हैं तो कॉपी में होना क्या है बेटा, ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए तो अब आप एक काम करेंगे, 4-5 पेज गिन करके क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 4-5 पेज का मतलब 10 पन्ना है ना, 4-5 पेज हो गया, 4-5 पेज आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए गिन करके। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चल उतने में चल जाएगा अनसॉल्व के क्वेश्चन। जब संडे वनडे को कोई मुलाकात होगी, होनी ही है, ठीक है, उसमें फिर आप लोग को जो मैटर एंड एडिशन वाला पोर्शन है, नहा धो करके रिवाइज करके आइएगा, तो उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, सबमिट दिया जाएगा, ठीक है। चल 5-6 पेज कम से कम छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, 4-5 पेज छोड़ दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, फिर लेगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो 5-6 पेज छोड़ दीजिएगा, बड़े आगे भैया। चल तो आज बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पहला चैप्टर आपने क्या कर लिया बेटा, खत्म कर लिया है। जल्द ही, बहुत जल्द इसकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, लेके तुरंत छाप दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। करके फिर बताइएगा असाइनमेंट, जैसा होगा देखा जाएगा। असाइनमेंट में हम वो सवाल नहीं देंगे जो हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर रिलैक्स रहिएगा, हमको गाली नहीं सुनना आप लोगों से, ठीक है। वही सवाल देंगे जो पढ़ाया गया है, वरना फिर आप गाली देंगे। हाँ ये हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आपको दे दें, तो न्यूमेरिकल भी वही देंगे जो फॉर्मूले पर आया है, जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, जो आप जानते हैं, या कुछ ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो बेसिक से होगा, इंटरमीडिएट लेवल का होगा, जैसे लैम्डा पे न्यूमेरिकल, जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने यूज़ किया है किसमें, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, किया कि नहीं किया है, तो उस पर सवाल पूछा जा सकता है ना। जो स्कैटरिंग एंगल का फॉर्मूला है उस पर सवाल पूछा जा सकता है, एंगल की वैल्यू दे सकता है, वो पूछ सकता है भैया इस एंगल पर कितना लैम्डा का चेंज होगा,
इस सब टाइप के सवाल आप लगा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। हम कोई ऐसा सवाल ऐसा नहीं देंगे जो हम नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। और जो छोड़े भी हैं अभी फिलहाल वो ऐसे टॉपिक हैं जो आते नहीं है जनरली, तो आप निश्चिंत रहिएगा। पहले इतना पहले प्रिपेयर करिए, इस वीक में इतना प्रिपेयर कर लीजिए, नेक्स्ट संडे को 17 तारीख तक आपको असाइनमेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। ताकि आप इतना पहले प्रिपेयर कर लीजिए, असाइनमेंट एक बार कर लेंगे तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। पर इतना पहले प्रिपेयर करने के बाद इतना पहले पढ़िए, पहले अभी टाइम है, आराम से पहले इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अब देखिए 2 चैप्टर आपका है, एक चैप्टर है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन और एक चैप्टर है आपका ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो आप लोगों के बैच में हम ऑपरेटर शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर होता है, हमको लग रहा है 4 या 5 लेक्चर लेगा, ऑपरेटर्स भी खत्म हो जाएगा, तो ले दे करके 2 यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए आपको अगर याद हो तो हमने आपसे कहा था कि जैसे मेरा पैटर्न है वैसे आपको फॉलो करना है। हमने पहले आपसे कहा था कि अनसॉल्व्ड अगर आप देखेंगे तो आपको 6 या 7 यूनिट देखने को मिलेगी, पर अगर मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो आपको 3 यूनिट में पूरा क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। तो 1 यूनिट देखिए खत्म हो चुका है, 1 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर का, और उसके बाद लास्ट में जो बड़ी वाली यूनिट है श्रोडिंगर इक्वेशन वाला, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ ऑपरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ दूसरा बैच है वहाँ पर हम श्रोडिंगर वाला स्टार्ट कर रहे हैं, वो उन लोग को ऑपरेटर बाद में पढ़ाएंगे और तुम लोग को जो ऑपरेटर पहले पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर से 1 से 1.5 क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी होता है, वो कर ले जाएंगे आप आराम से, ठीक है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन ज़्यादा बड़ा होता है, तुम लोग को ऑपरेटर पढ़ा रहे हैं, उन सबको श्रोडिंगर पढ़ाएंगे, फिर बाद में क्या हो जाएगा, वही इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ चैप्टर का नाम क्या है बेटा, ऑपरेटर्स। आपको ये नहीं कहेगा सर पहले हम लोग ये बड़ा वाला पढ़ाइए, हु इज द बॉस हियर, आई एम द बॉस हियर, तो हम डिसाइड करेंगे। कोई बोल दे बस, अभी डस्टर चला के मार रहे हैं हम। ऑपरेटर्स, चलिए मन में भी कोई नहीं बोलेगा, सुनाई देता है हमको कभी कभी, नलायक हूँ। चलिए आइए, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी किसकी, किसकी कहानी बेटा, ऑपरेटर, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ टर्म्स इसमें आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ टर्म्स इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ी सी आपको दिक्कत करेंगे, ठीक है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स भी आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमें पढ़ाना है वो, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए अंतर होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कौन सी मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स थी जो अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसमें न्यूटन का लॉ क्या था, होल्ड करता था, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है बेटा वो क्या कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। अब देखिए समझिए पहले आप, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उनमें से एक डिफरेंस ये होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब किसी वेरिएबल, जब किसी डायनेमिकल वेरिएबल बोलते जैसे मान लीजिए मोमेंटम है आपका, एनर्जी है आपका, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब मोमेंटम और एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, जैसे 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एनर्जी 27 जूल, 27 मेरा बर्थडे है, 27 जूल, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उनको आप नंबर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं ना उनको हम ऑपरेटर्स के फॉर्म में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पोस्टुलेट भी यही होता है, क्या कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं, डायनेमिकल वेरिएबल्स मतलब ये मोमेंटम एनर्जी, जो डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑपरेटर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का ये भी कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं उनका हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या, एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। और कई सारी चीज़ें होती हैं, वेव फंक्शन होता है, वो क्या होता है बेटा, नॉर्मलाइज्ड होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टर्म्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको हम क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको क्या जान लेना है, अभी आपको ये जान लेना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अंतर होता है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है बेटा वो, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, और जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑपरेटर्स के फॉर्म में होते हैं। अब ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स को आप पहले से जानते हैं, बस आपको पता नहीं कि उनको ऑपरेटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर है आपका, तो एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व होता है, पैराबोला। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला है। इसके ऊपर अगर हमने डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया, क्या ऑपरेट कर दिया बेटा, डी बाई डी एक्स,
तो डी बाई डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स जब इसके ऊपर आ गया तो क्या हो गया ये बताइए, 2x। 2x क्या है बताइए, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। मतलब ऑपरेटर वो क्वांटिटी होती है जो किसी फंक्शन से एसोसिएट होने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू क्या कर देती है, चेंज कर देती है। बात समझ में आ रहा है ना। ऑपरेटर वो क्वांटिटी होती है जो किसी फंक्शन से एसोसिएट होने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू क्या कर देती है बेटा, चेंज कर देती है। देखिए पैराबोला से क्या मिल गया आपको, स्ट्रेट लाइन मिल गया, है ना। चेंज कर देती है, चेंज करने की कोशिश भी करती है। जैसे मान लीजिए कि अब e टू दी पावर x है, अब e टू दी पावर x है, इसके ऊपर आप लगाएंगे तो फंक्शन में क्या मिलेगा आपको, e टू दी पावर x ही मिलेगा, है ना। तो दोनों एक चेंज कर ही दे, पर कोशिश उसकी होती है क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं, ठीक है ना। और ऑपरेटर कभी भी फंक्शन के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑपरेटर बिना ऑपरेंड के एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप कभी भी सिर्फ डी बाई डी एक्स लिखा हुआ नहीं देखेंगे, कभी देखेंगे क्या आप, नहीं देखेंगे आप, ठीक है, नहीं देखेंगे आप। डी बाई डी एक्स सिर्फ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ बच्चे क्या गलती करते हैं, हमारे डी बाई डी एक्स है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के लिए बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं। इक्वल टू आपको यहाँ यूज नहीं करना है, आपको यहाँ दो सिंबल यूज करना है, या तो आप एरो यूज करेंगे या तो आप आइडेंटिकल क्या करेंगे, यूज करेंगे। इक्वल टू को नहीं लगाएगा। इक्वल टू पता है कब लगता है, जब नंबर्स होते हैं, x बराबर 2, जब नंबर्स होते हैं तब आप इक्वल टू लगाते हैं। ऑपरेटर वाले मैकेनिज्म, ऑपरेटर वाली मैथमेटिक्स में आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे, आप रिप्रेजेंटेड एज का साइन लगाएंगे या आइडेंटिकल लगाएंगे। रिप्रेजेंटेड एज का लगाया करिए, एरो लगाया करिए, ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छी किताबों में एरो लगाएंगे, ठीक है ना। तो एरो वाला नोटेशन ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। एरो लगाएंगे हम लोग। एरो का मतलब क्या होता है कि फला क्वांटिटी इस ऑपरेटर से क्या कर दी जाती है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे मान ली एनर्जी है, तो एनर्जी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑपरेटर से, आई एच क्रॉस, देखिए हमसे गलती हो रही थी, आई एच क्रॉस डी बाई, ये ऑपरेटर होता है एनर्जी का, ठीक है ना। मोमेंटम का क्या होता है, पी का क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डी बाई, ठीक है ना। तो आई एच क्रॉस क्या होता है, डी बाई डी टी, माइनस आई एच क्रॉस क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए बात समझ आ रहा है ना। तो एनर्जी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट, इस सबको हम प्रूफ भी कराएंगे, अभी नहीं प्रूफ कराएंगे, जब श्रोडिंगर इक्वेशन बताएंगे वहाँ पे पहले सब प्रूफ कराया जाता है। वो इसी का पोस्टुलेट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं बस वैसे वैसे आप समझते जाइए। अभी आपको क्या समझ में आया कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, अंतर होता है। और क्या अंतर होता है, पहला अंतर ये होता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑपरेटर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऑपरेटर ऑपरेट किस पर होता है, ये जो ऑपरेटर ऑपरेट होता है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, e टू द पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो वैसे ही ऑपरेटर जिस क्वांटिटी पे ऑपरेट होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। क्या कहते हैं बताइए, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, ठीक है। अब वेव फंक्शन क्या होता है, ले ये नहीं पता, क्या होता है वेव फंक्शन, पता नहीं होगा। क्या आप वेव फंक्शन के बारे में जानते हैं, कुछ तो बताओ। वो कह रहे जानते होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, ले और बताइए। बात सही है, जानते होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, पढ़ा रहे होते, मेरे पेट पे लात पड़ चुका होता, ना लायक। बट तो बताइए वेव फंक्शन क्या होता है। सबका आधार कार्ड बना है, आधार कार्ड बना ना सबका, भारतवासी हैं आप। वेव फंक्शन भी आधार कार्ड होता है। जैसे आधार कार्ड से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, निकाल जा सकती है, निकाल जा सकती है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपकी, आपके फिंगरप्रिंट्स तक निकाले जा सकते हैं। आधार का डेटा हैक हो जाए तो आपका फिंगरप्रिंट तक भी बिक जाएगा। आपको कोई भी, अगर आप कहीं के एजेंट हैं, FBI के, CBI के, रॉ के, तो सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपके फिंगरप्रिंट से निकाली जा सकती है, जो स्कैनर होता है। मोबाइल आपका खुला जा सकता है, और मोबाइल खोलने का मतलब अटैक आ जाएगा बहुत लोगों को, है ना, जैसे जैसे कर्म होते हैं आजकल के लोगों के, ठीक है। तो आधार कार्ड जो होता है वो क्या होता है बेटा, मास्टर डेटा होता है आपका।
उससे आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। उसी तरीके से वेव फंक्शन जो होता है वो पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ना। वो पार्टिकल का क्या होता है, आधार कार्ड होता है। पार्टिकल के देखिए, पार्टिकल में दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो दो तरह के वेरिएबल हम लोग लेकर के चलते हैं। एक होता है हमारा वेव फंक्शन जो बेसिकली वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और एक क्वांटिटी होती है हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। और एक इक्वेशन में दोनों को मिला के लिख देते हैं, वही हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इक्वेशन होता है। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब आगे आपको क्या करना है, पढ़ना है। और हम क्यों बता रहे हैं, ताकि कुछ आप जानते रहिए। अभी आपको क्या समझ में आया कि ऑपरेटर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ऑपरेटर चैप्टर में अब ऑपरेटर क्या होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएबल्स को हम ऑपरेटर के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। ऑपरेटर है, किसी के ऊपर लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, वेव फंक्शन के ऊपर लगता है। अब वेव फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको। तुमने आपसे क्या कहा, वेव फंक्शन क्या होता है, आधार कार्ड होता है। किसका आधार कार्ड होता है, वेव का। उससे वेव के बारे में कंप्लीट, आप वेव मतलब पार्टिकल, पार्टिकल और वेव अब एक ही है, उससे पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव अलग था, पार्टिकल अलग था, यहाँ पे दोनों एक साथ खेल कूद रहे हैं। ठीक है ना। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वेव के बारे में क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है। पर वेव फंक्शन के सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे फंक्शन है ना, तो फंक्शन है तो मैथमेटिकल टर्म आ गया, तो हर फंक्शन को आप वेव फंक्शन नहीं बोल सकते, उसके सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना। वो पूरा हम बहुत डिटेल में वेव फंक्शन के बारे में पूरे शहर में ये हम दावा कर सकते हैं, कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा जितना डिटेल में आपको हम बताएंगे। लोग बताते ही नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है, पर आपको हम बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन में कभी कोई पूछ देता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन वेव फंक्शन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, मतलब किस फंक्शन को हम वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। साई आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डी साई बाई डी एक्स भी आपको कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आपको हम पूरा डिटेल में वेव फंक्शन जो है समझाएंगे, वेव फंक्शन कैसे चूज करेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। 2-3 एग्जाम्पल भी आपको लेके दिखा देंगे कि आपसे ये पहचानवाएंगे कि भैया ये वेव फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताइए। ठीक है ना। अभी पर आपको ये सब लफड़े में नहीं पढ़ना है। अभी आपको क्या जान लेना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएबल्स को, डायनेमिकल वेरिएबल्स को हम ऑपरेटर के फॉर्म में बेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इन ऑपरेटर की मैथमेटिक्स हम लोग को पढ़नी है। तो ऑपरेटर किस पे ऑपरेट होगा, वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन क्या होता है, कुछ होता होगा, अब बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए जल्दी लिखिए। अकॉर्डिंग टू बात समझ में आई कि नहीं आई है, आई है, फिर से समझाएं, आ गई। अरे वेरी गुड, इतने तेज हैं आप लोग, क्या बताएं, इतने हम धन्य हो गए आप लोग को पा करके। लिखिए अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ, जिंदगी मेरी वो हो गई, सार्थक हो गई, दुनिया में आना मेरा सार्थक हो गया। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इतने तेज हैं आप लोग, क्या बताएं। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, every wave function associated with motion have an operator like लाप्लासियन ऑपरेटर सुना है कभी आपने? अरे क्या बात कर रहे हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर सुना होगा भाई, आपने सुना होगा। क्या होता है लाप्लासियन ऑपरेटर? ओहो, क्या होता है, किसे? वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है, नालायक। और बताइए, और बताओ गरीबों, ज्ञान से गरीब हैं आप लोग ज्ञान के गरीबों, बताओ। अरे जानते हैं भाई, आप पास होते तब ना जानते दुर्भाग्य है मेरा। देखिए डेल स्क्वायर को लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, तो क्यों नहीं बोली, नालायक।
डेल स्क्वायर को क्या कहते हैं बताइए? लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है ना। और डेल को क्या कहते हैं? डेल को डेल कहते हैं। डेल की वैल्यू कितनी होती है? अरे बाबा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के। क्या आप बीएससी फर्स्ट ईयर पास हैं? नहीं, पास होते तो पता होता है ये सब। और डेल स्क्वायर क्या होता है? डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर कितना होता है? ले बेइज्जती। डेल स्क्वायर, हाँ बोलो जी। तुम लोग ना हनुमान जी की तरह से हो, सब याद दिलाना पड़ता है और याद सब होगा। अभी लिख देंगे तो सबके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, ओ हो, यही तो था, यही होता है ना। डेल स्क्वायर कहाँ पढ़ा आपने? किसमें? लाप्लास में? फिजिक्स में कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में पहली बार डेल और डेल स्क्वायर कहाँ आया था ये बताइए हमको। पहली बार, पहला ऑपरेटर है, कहाँ आया था बताइए? बोलो बच्चों, कहाँ आया था? याद ही नहीं होगा। अरे बेटा उसको भी नहीं याद, हमको बताओ कहाँ आया था? नहीं याद है? अरे गरीबों, देखो कहाँ आया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, या जब आपने कर्ल पढ़ा होगा, डाइवर्जेंस पढ़ा होगा, ग्रेडियंट पढ़ा होगा। कर्ल क्या होता है? याद ही नहीं होगा। कर्ल, कर्ल, बाल कर्ली होते हैं ना, कर्ल क्या होता है बताइए? कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है, ग्रेडियंट होता है। नाम तो सुना होगा, नाम ही सुने होंगे, जानते थोड़ी होंगे। कर्ल क्या होता है बोलो नालायकों? पहली बात, ये डेल ऑपरेटर आपका वेक्टर ऑपरेटर होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए। आई जे के लग गया तो वेक्टर हो गया है ना। कर्ल क्या होता है बताइए? जब मान लीजिए कर्ल ऑफ ए लिख रहे हैं आप, तो कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? कर्ल ऑफ ए का मतलब हो गया एक वेक्टर ऑपरेटर का, एक वेक्टर ऑपरेटर का एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा? कर्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ल। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक वेक्टर ऑपरेटर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा? डाइवर्जेंस कहलाता है। ग्रेडियंट क्या होता है बाबू? बोलो बाबू। जब डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेडियंट। अब कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है? देखिए, कर्ल आपका वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। डाइवर्जेंस आपका स्केलर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है। ये सब पता है ना, डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका? वेक्टर होता है। और ये क्या है? वेक्टर होगा, स्केलर होगा? वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर आपका किस पे ऑपरेट हो रहा है? स्केलर पे। और जब वेक्टर स्केलर पे ऑपरेट होता है रिजल्टेंट क्या मिलता है हमको? वेक्टर मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट यही होता है। बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, है ना, पर आसान तरीके से ऐसे समझिए। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल, डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस, डायरेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो ग्रेडियंट। ठीक है ना? चलिए, क्या बता रहे थे जी? क्या लिखा नालायकों? लाप्लासियन ऑपरेटर, कॉमा कॉमा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, कॉमा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, कॉमा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, कॉमा एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। फिर क्या लिख देंगे आप? ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या? कि और होता होगा, हमको याद नहीं है। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, कि अब इसके बाद कुछ होता होगा, हमको नहीं याद है और सही नहीं याद है, क्या फ़ायदा लिखने का? इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो ईटीसी बोले तो एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, कि इसके बाद अब हमको नहीं आता है, आपको आता है तो सोच लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। दीज आर कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। क्या कहते हैं बेटा इनको? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ठीक है ना? चलिए, तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या क्या मिल गया आपको? लाप्लासियन मिल गया एक तो, है ना? लाप्लासियन का बहुत यूज़ नहीं है यहाँ पे,
तीन का यूज है, देखिए बेसिकली तीन का यूज है। एक है आपका मोमेंटम वाला, एक है आपका एनर्जी वाला, और एक आपका एंगुलर मोमेंटम भी आता है। कम्यूटेशन रिलेशन उसी में निकाला जाता है आपका। कैसे निकाला जाता है वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। कम्यूटेशन रिलेशन जितना हम बताएंगे, कम्यूटेशन रिलेशन मतलब क्या कि ऑपरेटर्स का रिलेशन होता है, जितना हम बताएंगे उतना रट लीजिएगा। एग्जाम में तो आता ही आता है आपके, कंपटीशन में डायरेक्ट कुछ सवाल पूछ देता है। DDU का एंट्रेंस आप देंगे 2-3 सवाल मिल जाएगा आपको, कम्यूटेशन रिलेशन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। वहाँ सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे। एकदम याद कर लीजिएगा, जितना हम बताएंगे बेटा उतना तो याद कर लीजिएगा। कैसे आता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आता है वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाता है, टेंशन नहीं होती उसके। हम लोग को रिलेशन याद हो गया है, हम लोग को रिलेशन कंपटीशन वाला काफ़ी हद तक याद हो गया। अब ऑप्शन आता है तो तुरंत टिक कर देते हैं। तो खैर वर्षों का अनुभव है, दाढ़ी सफ़ेद नहीं, दाढ़ी काली हो गई इसी चक्कर में, है ना। तो आप लोग को भी धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, लिखिए, चलिए आइए बेटा, चलिए। तो दीज आर कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, ठीक है। चलिए तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में जो पहले टाइप का बेटा ऑपरेटर को हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है, देखिए समझ में चीजें आपको आएंगी, कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, पर जब पहला चैप्टर पढ़ा देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, तो टेंशन नहीं लेंगे आप। चलिए तो उसका नाम है बेटा, जो पहला ऑपरेटर, पहले टाइप का ऑपरेटर हमको पढ़ना उसका नाम है लीनियर ऑपरेटर। क्या नाम है उसका बेटा? लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, लिखिए अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, a quantum mechanical operator associated with wave function साई कैसे बनता है, शंकर जी का त्रिशूल साई, वेव फंक्शन साई, शंकर जी का त्रिशूल सबका मालिक एक, साई भगवान सबका मालिक एक, ठीक है ना। वेव फंक्शन साई सच दैट देखिए, सच दैट पी साई इज इक्वल टू फाई के, हुआ क्या, साई पे आपने क्या ऑपरेट किया, पी, तो आपको क्या मिल गया, एक नया फंक्शन मिल गया। जैसे एक्स स्क्वायर पे आपने ऑपरेट किया था d/dx, तो क्या मिल गया था, स्ट्रेट लाइन मिल गया था। उसी तरीके से साई पे आपने क्या ऑपरेट किया, पी, तो क्या मिल गया बेटा, फाई। और फाई क्या है, व्हाट इज दिस फाई, फाई को हम कहते हैं न्यू वेव फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, न्यू वेव फंक्शन। छाप दीजिए। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर, is said to be linear operator, is said to be linear operator if it satisfies the following two conditions. If it satisfies the following two conditions, ठीक है ना। तो दो कंडीशन अगर P सेटिस्फाई कर रहा है तो P को हम क्या कहेंगे बेटा, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। पहली कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन देखिए, नंबर 1 कंडीशन क्या हो जाएगी, नंबर 1 कंडीशन क्या है, P अल्फा साई किसके इक्वल हो जाएगा, साई एक्स कर देंगे, अरे देखिए साई एक्स कर देते हैं,
साई एक्स कर देते हैं, वन डायमेंशन ले लेते हैं वेव फंक्शन को, साई एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बताइए, अल्फा पी साई एक्स के। मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, वेव फंक्शन का स्केलर से मल्टीप्लीकेशन था, स्केलर अल्फा क्या है, अल्फा इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या, वेव फंक्शन के साथ एक स्केलर एसोसिएटेड था, आपने स्केलर को बाहर ले लिया, ऑपरेटर को क्या कर दिया, अंदर डाल दिया, तो वैल्यू पर कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डी बाई डी एक्स ले लीजिए, 2x² है, आप डी बाई डी एक्स को लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2d बाई डी एक्स x²। वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अगर इस तरह का ऑपरेटर हमारा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है p psi1 प्लस psi2। मान लीजिए दो वेव फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो आप या तो उन दोनों के एडिशन पे ऑपरेटर ऑपरेट करिए या इंडिविजुअल ऑपरेटर ऑपरेट करके ऐड कर दीजिए। अगर दोनों वैल्यूज आपको सेम मिल रही है मतलब ऑपरेटर हमारा कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। इसका भी एग्जांपल डी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स है आपका, दो फंक्शन लीजिए x² प्लस ई टू द पावर एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स x² प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। बात समझ गया ना। तो इस तरह के ऑपरेटर्स अगर हैं, पहला कंडीशन क्या कि स्केलर को बाहर करके ऑपरेटर को ऑपरेट कर देना है, और दो वेव फंक्शन है दोनों का सम है, उनके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करिए या इंडिविजुअल ऑपरेटर ऑपरेट करके ऐड कर दीजिए, वैल्यू पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई ऑपरेटर है तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। बात समझ आ रहा है, छाप दीजिए। चलिए, फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई टू कंडीशन, कौन कौन सी वो कंडीशन है, वो 1 2 लिख डालिए। चलिए ठीक है, चल बात समझ आ रहा, आसान है। डी बाई डी, देखिए P को आप ऐसे नहीं एज्यूम कर पाएंगे, साई को आप ऐसे एज्यूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से आप कंपेयर करेंगे तो समझने में आसानी होगी, है ना, पर लिखना ऐसे ही है। अब P की जगह पे डी बाई डी से एज्यूम करके समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ही समझना चाहिए। जब चीज़ें समझ में ना आए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए, जो आप पहले से जानते हो उससे कंपेयर कर दीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। कुछ भी नया नहीं है इसमें, सब आप पहले से पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा नोटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। तो नोटेशन बेटा थोड़ा सा क्या हो गया इसमें, चेंज हो गया। आसान है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स बहुत आसान है यार ये सब। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स, प्रॉपर्टीज 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 ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। अरे जैसे आप मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो हर नंबर सिस्टम के लिए अलग अलग रूल होता है कि नहीं होता है, किसी में 0 होता है, किसी में आइडेंटिटी होता है, वैसे ही इनका भी अपना एक रूल होता है, इनका भी अपना एक फॉर्मेट होता है ऑपरेटर्स का, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर, अभी आप समझ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स, क्योंकि बहुत आसान है तो बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए देयर आर following properties, there are following properties of linear operators, there are following properties of linear operators and are given below, and are given below, and are given below, and are given below। ठीक है, पहला लिखिए नंबर 1, नल और ज़ीरो ऑपरेटर, नल और
ज़ीरो ऑपरेटर। क्या कहते हैं बेटा इसको? नल या ज़ीरो ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी ऑपरेटर को नल या ज़ीरो कब कहेंगे आप? ठीक है, लिखिए लिखिए देखिए। एन ऑपरेटर एन ऑपरेटर एन ऑपरेटर एन ऑपरेटर अल्फा एन ऑपरेटर अल्फा एन ऑपरेटर अल्फा एसोसिएटेड विथ एन ऑपरेटर अल्फा एसोसिएटेड विथ वेव फंक्शन साई एक्स वेव फंक्शन साई एक्स such that alpha psi x is equal to 0, such that alpha psi x is equal to 0, such that alpha psi x is equal to 0, then alpha is called null or linear operator. Then alpha is called null or linear operator. null or linear operator मतलब बात समझ में आ रही है आपको? मतलब क्या कि कोई ऑपरेटर है, उसको आपने किसी वेव फंक्शन पे क्या कर दिया? ऑपरेट कर दिया, रिजल्टेंट आपको क्या मिला? ज़ीरो मिला। उस कंडीशन में जो अल्फा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? नल या ज़ीरो ऑपरेटर कहेंगे। आसान है। चलिए नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। नंबर 2 क्या है बेटा? आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर। आइडेंटिटी, इसी को यूनिट लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट लीनियर ऑपरेटर क्या कहते हैं बेटा इसको? आइडेंटिटी और यूनिट लीनियर ऑपरेटर। बहुत आसान है यार, मुश्किल लग रहा है क्या ये सब? आसान है, बस ध्यान क्या देना बेटा? नोटेशन थोड़ी सी मुश्किल है, पर कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं और आप तो बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने 2 पेपर मैथमेटिक्स का रियल मतलब प्योर मैथमेटिक्स का पढ़ा है, रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, और दोनों में ही नोटेशन तगड़े होते थे, नंबर्स नहीं होते थे। उसी टाइप की चीज़ है, उसी टाइप का फॉर्मुलिज्म है। फॉर्मुलिज्म का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल बैकग्राउंड सेट करना, तो वो उसी टाइप का फॉर्मुलिज्म है ये, तो आपको समझने में आसानी होगी। ग्रुप थ्योरी और आपने ये पढ़ा होगा कायदे से, तो है ना। चलिए, आइडेंटिटी और यूनिट लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए एन ऑपरेटर अल्फा associated with wave function psi x is said to be identity or unit linear operator if अल्फा साई एक्स किसके इक्वल आ जाए बेटा? साई एक्स के। तो क्या कहलाएगा ये? आइडेंटिटी या यूनिट लीनियर ऑपरेटर। समझ रहे होंगे आप लोग? आसान है कि नहीं? बस बेटा मुश्किल क्या होता है? नोटेशन, ठीक है ना। और नोटेशन के चक्कर में कंफ्यूज भी नहीं होना है। हम बेसिक हमारा क्लियर है, तो नोटेशन के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होंगे हम। बेसिक बस क्लियर रहना चाहिए, क्या लिख रहे हैं वो बस समझिए, है ना। नोटेशन के चक्कर में बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चल, तो क्या करें, आज की क्लास नहीं रहने दें? चलिए आज की क्लास में रहने देते हैं, ठीक है। आज के बाद जो है फिर 2 प्रॉपर्टीज इसमें और हैं, तो नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर देंगे। और फिर उसके आगे फिर हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत फेमस ऑपरेटर होता है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। बार बार आपके सामने आएगा ये हर्मिशियन ऑपरेटर। तो वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग क्या करेंगे बेटा सब
समझेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई डाउट है? बताइए, आसान था, बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को, बस नोटेशन थोड़ी सी मुश्किल है तो याद करने में दिक्कत हो सकती है, वो प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। देखिए कभी भी कोई भी फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो बेस होता है ना, बस उसको पकड़ के चलना चाहिए। नींव अगर आपकी मजबूत है तो घर बढ़िया बनेगा, नींव अगर नहीं मजबूत है, कितना इंटीरियर डेकोरेशन करा लीजिए, एक भूकंप का झटका है घर आपको गिर जाएगा। नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए देखिए हम जब बेसिक से कंपेयर करते हैं, ताकि बेसिक से जब कंपेयर करेंगे तो याद करने में, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो याद भी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तो फिर मुलाकात होगी कभी, कल कहाँ होगा? नेक्स्ट वीक में ना। नेक्स्ट वीक में तो दशहरा भी आ जाएगा, दशहरा में तो अभी टाइम है, आज से तो शुरू हो गया। चल, हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को, माता रानी आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझने की शक्ति दें। समझ में वैसे यार, क्वांटम मैकेनिक्स तो समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? झूठ बोलना नहीं बेटा, क्वांटम में आपको समझ में आ रहा होगा। उसका रीज़न हम पढ़ा रहे हैं ना, और हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमको पता है। बस नवराता ना है, किसी को माता और अच्छा चढ़ जाए तब दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? ये मनाइए। अब पिताजी तो चढ़ ही नहीं सकते किसी के ऊपर, माता जी लोग दबाई रहती है, पिताजी लोग कहाँ चढ़, किसी को माता ही चढ़ती, पिता नहीं चढ़ सकते।